पता है, हर महान साम्राज्य की कहानी लगभग एक जैसी होती है, बिल्कुल एक पेड़ की तरह। सोचिए, एक बीज से जन्म होता है, फिर वो बढ़ता है, एक शानदार ऊंचाई तक पहुंचता है, और फिर आखिर में उसका पतन हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य का जीवन चक्र भी ना कुछ ऐसा ही है, और इसकी कहानी घूमती है चार शासक वंशों के इर्द गिर्द, जिन्हें आज हम समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक इतना बड़ा साम्राज्य बनता कैसे है, इतना चमकता कैसे है, और फिर बिखर कैसे जाता है। यही सवाल हमें सीधे विजयनगर की कहानी के दिल में ले जाएगा। और याद रखिए, ये इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। विजयनगर की जो पूरी 300 साल की कहानी है ना, वो इसी टाइमलाइन में छिपी हुई है। देखिए, शुरुआत होती है संगम वंश से, फिर आते हैं सलेव, उसके बाद वो स्वर्ण युग लाने वाला तुलुव वंश, और आखिर में अराविदु। हर एक वंश ने इस कहानी में अपना एक नया पन्ना जोड़ा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हर महान कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत थी, संगम वंश। इनको ना वास्तुकार समझिए, वो लोग जिन्होंने सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि एक सपने की नींव रखी, एक ऐसी नींव जिस पर आगे चलकर एक शानदार साम्राज्य खड़ा होने वाला था। अब जरा इस तालिका पर नजर डालिए। इसे देखते ही संगम वंश का जो पैमाना है वो एकदम साफ हो जाता है। 1336 से लेकर 1485 तक, मतलब करीब करीब 1.5 सदी। ये कोई छोटी मोटी शुरुआत नहीं थी, ये एक बहुत ही मजबूत और स्थायी नींव थी। संगम काल का ना बस एक ही मकसद था, स्थापना और विस्तार। हरियर प्रथम और बुक्का राय प्रथम जैसे जो संस्थापक थे, उन्होंने सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाया। लेकिन बात सिर्फ जमीन जीतने की नहीं थी, वो एक संस्कृति की नींव भी रख रहे थे, खास तौर पे मंदिर वास्तुकला की, जो आगे चलकर विजयनगर की पहचान बनी। लेकिन ये जो विस्तार था, ये आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उत्तर में बहमनी सल्तनत एक लगातार चुनौती बनी हुई थी, और इसी लगातार चलने वाले संघर्ष ने विजयनगर के शुरुआती चरित्र को गढ़ा। उसे एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसे अपनी रक्षा के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहना पड़ता था। संगम वंश के बाद कहानी में एक बड़ा नाटकीय मोड़ आता है, सलूव वंश। इनका शासनकाल भले ही छोटा था, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये वो दौर था जब साम्राज्य बिखरने की कगार पर खड़ा था, और किसी को तो उसे बचाना ही था। और ये जो बदलाव है ना, ये हमारी तालिका में साफ साफ दिखता है। संगम वंश के स्थापना और विस्तार के ठीक सामने सलूव वंश का दौर संक्रमण काल कहलाता है। ये सिर्फ एक शब्द का बदलाव नहीं था, बल्कि ये साम्राज्य के भाग्य में एक बहुत बड़ा मोड़ था। अब जो ध्यान था वो सीमाएं बढ़ाने पर नहीं था, बल्कि घर बचाने पर था। अंदरूनी विद्रोह और अस्थिरता ने साम्राज्य को चारों तरफ से घेर लिया था, और सलूव शासकों का बस एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह इस ताने बाने को टूटने से बचा लिया जाए। सिर्फ 20 साल उनका शासनकाल, बस इतना ही था। और ये छोटी सी अवधि उस दौर की जबरदस्त अस्थिरता को दिखाती है। लेकिन जानते हैं, इतिहास में ये 20 साल बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इन्होंने ही साम्राज्य को पूरी तरह बिखरने से बचाया और आने वाले स्वर्ण युग के लिए एक तरह से मंच तैयार किया। और फिर आता है तुलुव वंश का दौर, कहानी का शिखर, वो पल जब विजयनगर साम्राज्य अपनी शक्ति, अपनी समृद्धि और अपनी संस्कृति के बिल्कुल चरम पर पहुंच गया। ये था साम्राज्य का स्वर्ण युग, और हमारी तालिका इस स्वर्ण युग की गवाही देती है। राजनीति अपने चरम पर, सेना दक्कन की सल्तनतों पर विजय, अर्थव्यवस्था एकदम समृद्ध। हर पैमाना बस एक ही कहानी कह रहा था, विजयनगर अपने शिखर पर था। और इस स्वर्ण युग का चेहरा कौन थे? कृष्णदेवराय। उनका नाम विजयनगर की महानता का, कह लीजिए, एक पर्याय बन गया। उनके शासन में साम्राज्य ने ऐसी ऊंचाइयों को छुआ जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इस दौर में ना उत्कृष्टता हर तरफ थी। सेनाएं जीत रही थीं, जिसकी वजह से व्यापार और सिंचाई के दम पर खजाना भर रहा था। और यही समृद्धि कला और द्रविड़ वास्तुकला के रूप में इमारतों पर साफ झलक रही थी। ये वाकई एक सुनहरा दौर था। और अगर इस युग की भव्यता का कोई एक प्रतीक चुनना हो, तो वो है हम्पी का विट्ठल मंदिर। उसकी वो जटिल नक्काशी और वो संगीतमय स्तंभ तुलुव वंश की कलात्मक ऊंचाइयों का एक जीता जागता प्रमाण है। लेकिन इतिहास का एक नियम है, जो शिखर पर पहुंचता है उससे नीचे भी आना पड़ता है। तुलुव वंश के उस स्वर्ण युग के बाद कहानी का अंतिम और शायद सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू हुआ, अरविदु वंश का दौर। ये जीत की नहीं, बल्कि अस्तित्व के लिए संघर्ष की कहानी थी।
हमारी तालिका में ये जो बदलाव है ना, ये साफ तौर पर दिल दहला देने वाला है। जहां चरम उत्कर्ष और समृद्धि जैसे शब्द लिखे थे, अब वहां पतन और कमजोर अर्थव्यवस्था हैं। सिर्फ शब्द नहीं बदले थे, पूरा का पूरा साम्राज्य बदल रहा था। और इस पतन की एक वजह थी, एक तारीख, एक युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। इतिहास की इस एक विनाशकारी लड़ाई ने विजयनगर साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी। इसके बाद अरविदु वंश के लिए शासन करना नहीं, सिर्फ जिंदा रहना ही एक चुनौती बन गया था। तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ स्वर्ण युग की चमक, तो दूसरी तरफ पतन का अंधेरा। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक महान साम्राज्य की किस्मत कितनी तेजी से पलट सकती है। विघटन के जो संकेत है ना, वो हर जगह थे। राजधानी एक जगह से दूसरी जगह भाग रही थी, जो अस्थिरता का सबसे बड़ा सबूत है। बाहरी दुश्मन लगातार दबाव बना रहे थे और केंद्र की पकड़ दिन ब दिन कमजोर पड़ती जा रही थी। साम्राज्य असल में अंदर से टूट रहा था। तो ये थे वो 4 वंश, 4 बिल्कुल अलग अलग अध्याय। अब चलिए इन सभी को एक साथ जोड़ते हैं और विजयनगर साम्राज्य के जीवन की पूरी तस्वीर को देखते हैं। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी का सार है। संगम ने नींव रखी, सलुव ने उसे बचाया, तुलुव ने उसे शिखर पे पहुंचाया और अरविंदु ने पतन के बाद उसे जिंदा रखने के लिए संघर्ष किया। हर वंश की अपनी एक अनूठी और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। विजयनगर की ये कहानी हमें शक्ति और समय के बारे में बहुत कुछ सिखाती है और आखिर में ये हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। किसी साम्राज्य की असली विरासत क्या होती है? क्या वो उसकी मजबूत नींव है, या फिर उसका शानदार शिखर, या पतन के बाद भी टिके रहने की उसकी जिद?